कुछ कॉमन कंटेंट है आपका, ठीक है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 का जो कॉमन कंटेंट है, ठीक है, वो मैं साथ में ही पढ़ाऊंगी। और कुछ दिन बाद हो सकता है रीट वाले बच्चों के साथ भी जो कॉमन है उनको भी यहाँ, तो इसमें ये दिमाग में मत लाना पहले से ही कि भाई हमको इनके साथ क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो रीज़न इतना सा है कि कॉमन है, अगर अधिगम है उनको भी पूरा ही पढ़ाना है, तुमको भी पूरा ही पढ़ाना है, तीनों क्लास को पूरा पढ़ाना है, और मेरे पास समय कम है, ठीक है। एंड क्लासरूम में जगह भी है ऑब्वियसली, तो हम साथ में ही पढ़ाना प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ अभी क्लियर कर लो। ऐसी चीज़ जो किसी के सिलेबस में नहीं है, जैसे आपका ग्रेड 1 में पेडागोजी और आईसीटी का पोर्शन है, वो ग्रेड 2 में नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ाऊंगी ग्रेड 2 वालों को? चिंता मत करो, नहीं पढ़ाऊंगी। पर्सनालिटी ग्रेड 1 में नहीं है, तो मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगी। सिर्फ जो कॉमन कंटेंट है उतना ही आपको साथ में पढ़ाया जाए, ठीक है। उसके लिए आपके मन में ये संशय नहीं आना चाहिए मैं तो ग्रेड 1 का हूँ, मैं इनके साथ क्यों बैठूंगा। आपको तो अपना पढ़ना है किसी के साथ बैठने में, क्योंकि ऐसा एक दो बच्चों ने पहले कभी की थी समस्या, तो इसलिए मैं आज पहले से ही बोल दूँ ये बात, ठीक है, कि जो टॉपिक है अगर कॉमन है तो ही हम कंबाइन करते हैं क्लास को, और वो मैनेजमेंट भी ना करे तो मैं ज़बरदस्ती कराती हूँ। मेरे पास समय इतना ही है, मैं जो काम इधर भी एक क्लास को पढ़ाऊँ फिर उधर पढ़ाऊँ, उससे अच्छा मैं प्रेफर करती हूँ कि सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हों और वो कॉमन जो भी पार्ट है वो साथ में ही पढ़ा लिया जाए, ओके। अब शुरू करने से पहले कोई अपनी किसी की कोई क्वेरी है कि ये मैडम कैसे होगा या कैसे कुछ पूछना है किसी को, या मैं शुरू कर लूँ? शुरू कर लूँ, ठीक है। अच्छा, मेरा नाम नहीं जानते अभी तक तुम? अरे यार, तो धोखा कर दिया तुमने मेरे साथ। लकी आहूजा, ठीक है। मैं सर के वो अभिव्यक्ति को वही देख लेते तुम, पर्चे वर्चे ठीक है। मैं डॉक्टर लकी आहूजा, पीएचडी साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड कोचिंग में पढ़ाते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, ज़्यादा ही है वैसे कोचिंग के हिसाब से तो 5-6 साल तो हो गए, ठीक है। लेकिन बैचेस मैंने कुछ फिक्स ही लिए हैं, क्योंकि मैं समय उतना ही निकाल पाती हूँ, दिन रात नहीं पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। सरकारी टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, तो उस कारण समय उतना ही मिलता है। और कुछ पूछना है? हाँ, पढ़ने के लिए मैं क्या चाहती हूँ आप लोगों से वो बता देती हूँ कि एक तो मेरा अप्रोच ये रहता है साइकोलॉजी को लेकर कि आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है। रट तो आप अकेले बैठ के भी सकते हो, कोई भी जिसकी रटने की क्षमता है वो अकेले बैठ के या आपस में पूछ पूछ के, भाई तू सुना ये 10 नाम, तू सुना 10 नाम, छोटे बच्चे भी करते हैं ये काम, तो ठीक है, वो आराम से हो सकता है, उसमें कोई बड़ा रोल टीचर का नहीं होता है, ठीक है। लेकिन चीज़ें समझाने में टीचर का रोल होता है। और मनोविज्ञान वास्तव में एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, हम जहाँ जहाँ कोशिश कर सकते हैं वहाँ इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा ही आसान बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं ना किसी चीज़ को कन्वर्ट ही कर देते हैं किसी और चीज़ में, तो मैं वो नहीं करती हूँ। जो चीज़ कठिन है, कॉन्सेप्ट कठिन है, तो वो एज इट इज़ मिलेगा तुमको जो रियल में है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी, मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगी, वो अलग बात है। लेकिन मैं उसका कुछ का कुछ बनाऊंगी नहीं, ये श्योरिटी है, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट की समस्या है जो मैं अभी तक देख रही हूँ कि होता क्या है, उसको पढ़ाते क्या ही बना करके, डेली लाइफ से लिंक जरूर करना है साइकोलॉजी, लेकिन इतना नहीं लिंक करना कि अर्थ का अनर्थ कर जाओ, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है हमें, ठीक है। जो चीज़ है उसको वैसा ही साइंटिफिक मैनर में हमको पढ़ना है। दूसरा, आज बेसिक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे, और शुरुआती 5-7 क्लास में मैं स्लो रखती हूँ पेस को, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे सामने हर प्रकार का बच्चा बैठा है, कल को तुम भी क्लास में जाओगे या कोई ऑलरेडी भी पढ़ाता होगा, तो एक क्लास में हर प्रकार का बच्चा है, कम से कम शुरू में हम हर बच्चे को एडजस्ट होने का मौका देते हैं। किसी का हो सकता है फर्स्ट क्लास में मुझसे बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए कि हाँ मैम सारी बात समझ में आ रही है, किसी को 2 दिन लग सकते हैं एडजस्ट होने में, क्योंकि हर टीचर का अपना स्टाइल होता है और स्टूडेंट का सीखने का अपना स्टाइल होता है, लर्निंग स्टाइल भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो वो शुरुआती 3-4 दिन हम थोड़ा पेस स्लो रखेंगे, ठीक है, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि कोर्स है बहुत सारा, ठीक है, और समय से हमें बहुत सारा कोर्स कवर करना होता है। तो सबसे पहले आज जो आपका कॉमन कंटेंट है उसमें से शिक्षा मनोविज्ञान का
परिचय हम लेंगे, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी। वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान के परिचय को लेने के लिए, इससे परिचित होने के लिए पहले हमें किससे परिचित होना पड़ता है? ठीक है, छोटी सी बात है कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान अपने आप में एक विषय है, वो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, यानी बहुत ही बड़ा विषय है, उसमें बहुत सारी विषय वस्तु शामिल है। उसकी एक शाखा है जिसका नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, आपके सिलेबस को बनाया जाता है किससे? शिक्षा मनोविज्ञान से। लेकिन इसको सही से जानने समझने के लिए हमें इसकी पेरेंट सब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम पेरेंट सब्जेक्ट कहते हैं कि भाई जहाँ से ये आया है थोड़ा सा उसके बारे में चीज़ें समझनी होती है। ठीक है, तो वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय लेने के लिए पहले हमको किसका परिचय लेना पड़ेगा? मनोविज्ञान का। ठीक है, अब जब हम लिखते हैं साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, तो अगर मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, किसी ने पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, जो मैं बातें कहूँगी कुछ बातें आपको पता होंगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई अगर जीरो से भी शुरू कर रहा है, हम उस अकॉर्डिंग क्लास को लेके चलेंगे। ठीक है, कोई भी इस शब्द को देखेगा मनोविज्ञान, तो क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हम अपने हिंदी के ज्ञान को उपयोग लेंगे। ठीक है, और हिंदी के ज्ञान को उपयोग लेंगे तो भैया संधि विच्छेद कर दो, मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। करेगा कोई भी आदमी, कोई जनरल आदमी को आप दोगे तो वो क्या बोलेगा कि भाई इसका मतलब तो कुछ मन का होता होगा, कुछ मन का विज्ञान ही लग रहा है इसका मतलब तो। ठीक है, तो ये तो ऐसे देख करके कोई भी आइडिया लगाएगा, लेकिन वास्तव में ये मन का विज्ञान आज नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो साइकोलॉजी वाला टर्म है, कोई अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी जानता हो, भाई बाहर के लोग हैं जो जहाँ इंग्लिश स्पोकन ही कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो वो इस वर्ड का ओरिजिन ट्रेस करेगा कि भैया ये साइकोलॉजी शब्द कहाँ से बना है, तो उसको ओरिजिन मिलेगा कि भाई ये तो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलके बना है। ग्रीक के शब्द देखेगा तो उसको मिलेगा, एक तो है साइकी और एक है लोगोस। बोले साइकी का मतलब तो हमको मिला सोल, एंड लोगोस का मतलब मिला स्टडी, एंड सोल यानी आत्मा हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, और स्टडी यानी अध्ययन। तो भाई हिंदी वाले तो हम सामान्य आदमी तो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मन का विज्ञान है, और जो अंग्रेजी भाषी थे वो खोज खाज के लाए तो वो क्या लेके आए कि भाई आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, लेकिन विषय ऐसा है कि दोनों ही अर्थ आज के समय सही नहीं है। ये इस विषय की जटिलता है। ठीक है, आगे जो हम पढ़ते हैं ना, कुछ चीज़ें बहुत आसान भी हैं, लेकिन जो खास बात है वो ये कि सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, एक होता है सिंपल कि आपने जैसे जैसे चीज़ें पढ़ी है, शब्द से हिस्ट्री में आप इवेंट्स पढ़ते हैं, घटनाएं पढ़ते हैं। ठीक है, कि हाँ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस दिन ये हुआ, ऐसे जनरल डायर था, उसने ये चलाई, ये नो इफ नो बट। ठीक है, जो पढ़ा वो पढ़ा, ठीक है, जो किताबों में लिखा गया। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आप देखोगे तो हर कोई उसका अलग अलग अर्थ समझ सकता है, इतना जटिल विषय है। ठीक है, तो हम लेकिन कोशिश करेंगे कि टू द पॉइंट बातें और सिंपल मैनर में करें। जब हम ये दोनों अर्थ देख रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि नहीं भाई ये दोनों अर्थ नहीं होते हैं, तो हमको जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में, थोड़ा साइकोलॉजी की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि भैया आया कहाँ से था ये। तो पता चलता है कि आया था एक दूसरे सब्जेक्ट से जिसका नाम क्या है, तो फिलॉसफी एक बहुत पुराना विषय है, तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा पुराना विषय है, और उस विषय की एक शाखा के रूप में क्या शुरू किया गया, साइकोलॉजी, जिसको हम हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब ये दर्शन शास्त्र जो था, ठीक है, इन्होंने इनमें से कुछ दर्शन शास्त्रियों ने बहुत फेमस रहे, जैसे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ये नाम तो आपने कहीं ना कहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं ये नाम। ठीक है, तो ये बहुत प्रसिद्ध वाले दर्शन शास्त्री थे। तो इन लोगों के समय उस काल से ही एक बड़ी सी समस्या रही कि ये आत्मा क्या होती है। ठीक है, कि कुछ तो होती है, सोल या आत्मा।
तो बोले साइकी या सोल है क्या, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इन दर्शन शास्त्रियों ने बोला भाई हम दर्शन शास्त्र भी बड़ा विषय था अपने आप में, ठीक है, बोले हम अपनी एक ब्रांच बना लेते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है। क्या नाम रख दिया अपनी ब्रांच का, साइकोलॉजी। बोले क्या स्टडी करेंगे, बोले सोल को स्टडी करेंगे, ठीक है। हम पता लगाएंगे कि आत्मा क्या होती है, शरीर और आत्मा अलग हैं या एक ही हैं, आत्मा मरती है कि नहीं मरती है, कैसे आत्मा शरीर को छोड़ती है, होती है तो कैसी होती है, हम ये सब पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वास्तव में साइकोलॉजी की शुरुआत हुई फिलॉसफी की एक शाखा के रूप में, और उस शाखा में जो उस समय पढ़ा जाता था वो क्या था, सोल, ठीक है। लेकिन आगे जो परिवर्तन हुए वो कई सारे हैं। ये तो हमने कहा कि शुरुआत हुई, लेकिन ये ऐसा विषय रहा जिसमें समय के साथ बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। जब इसको सोल को स्टडी करने की कोशिश की गई, आत्मा को, तो बड़ा लंबा समय लगा, लेकिन फिर भी विद प्रूफ कोई चीज़ कहने के योग्य कोई भी दर्शन शास्त्री नहीं था। और आप जानते हो कि आज भी विद प्रूफ आत्मा के बारे में कोई भी कुछ भी कह नहीं सकता है। अपनी अपनी हाइपोथेसिस हैं, एक परिकल्पनाएं तो हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ हम जैसे हिंदू माइथोलॉजी में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट होता है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। कहीं और किसी रिलीजन में कुछ और कॉन्सेप्ट है आत्मा को लेकर के, तीसरे रिलीजन में कुछ और है, ठीक है। लेकिन फैक्ट क्या है ये कोई भी नहीं जानता है, और विद प्रूफ प्रमाण के साथ कोई भी बात इसके बारे में आज भी कही नहीं जा सकती है। तो उस दौरान आत्मा को बोले अध्ययन कर रहे हैं, खूब लंबा समय लगाया, हर दर्शन शास्त्री अपने तरीके से कोशिश करा, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। फाइनली यहां से इसको चेंज कर दिया गया, किस रूप में, बोले आत्मा तो नहीं खोज पा रहे, अब हम किसका अध्ययन करेंगे, मन का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ माइंड। यहाँ मैंने आपको कुछ नाम बोले थे फिलोसोफर्स के, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेमोक्रिटस, ये कुछ लोग थे जो लंबे समय तक आत्मा का अध्ययन करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी फैक्ट के साथ नहीं मिला। फिर कुछ नए फिलोसोफर्स आए, नए दार्शनिक आए, ठीक है। हॉब थे, लिबनिज थे, कांट थे, उन सब ने कहा कि भाई आत्मा को छोड़ो, अब हम किसका अध्ययन करते हैं, मन का अध्ययन करते हैं। तो लगभग 16वीं शताब्दी से किस में कन्वर्ट कर दिया गया साइकोलॉजी को, मन के अध्ययन में, स्टडी ऑफ माइंड में। बट जब हम इस वर्ड को देखते हैं माइंड या मन, तो यूज तो लेते हैं हम इस शब्द को या नहीं लेते हैं, मन शब्द का उपयोग करते हैं कि भाई तुम आने वाले दिन में किसी दिन बोलोगे मैम आज तो मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है किसी दिन थोड़ा बढ़िया मौसम, बारिश वारिश आएगी, अभी चलेगा तुम्हारा बैच 4 महीने तो आराम से, 4-5 महीने, ठीक है। तो तुम बारिश हुई, मैम आज तो समोसे खाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो हम मन शब्द का उपयोग तो लेते हैं, पर वास्तव में मन जो शब्द है उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है क्या, भौतिक उपस्थिति है क्या मन की, हमारे बॉडी में कहीं पे है क्या मन, नहीं है, ठीक है। जैसे एक तो हमारा जो हृदय है, दिल, उसका बुरी तरीके से अपने फिल्मी गानों ने बुरा हाल किया है, ठीक है ना, वो तो बेचारा है, ठीक है। हृदय हमारे शरीर का एक अंग है, पर उसके लिए तो बेचारे के लिए क्या कर दिया कि मेरा दिल तेरा दिल पुकारे और ये करे, वो बेचारा पंप कर रहा है ब्लड को, उसका वही काम है, वही करता रहता है, उसको कहाँ कहाँ घुसा देते हैं, ठीक है। ये तो होता ही नहीं है फिजिकली। मन एक ऐसा शब्द है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है। कई बार हम इसे कंफ्यूज कर लेते हैं किससे, मस्तिष्क से। मस्तिष्क एक ऑर्गन है, बिल्कुल हमारे शरीर का एक हिस्सा है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन या मस्तिष्क हमारे स्कल यानी खोपड़ी के अंदर स्थित है। इसकी पूरी स्ट्रक्चर को पढ़ लिया गया है। वास्तव में हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं उन सब में उसका रोल होता है, ठीक है। बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के मेरा हाथ ऐसे नहीं हो सकता, मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो नहीं निकल सकते, आप जो सोच रहे हो वो नहीं सोच सकते, जो समझ पा रहे हो वो भी नहीं समझ सकते। अगर आपका ब्रेन जो है वो फंक्शन ही ना कर रहा हो, तो आप सबका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, ठीक है।
अब देखो, इस समय जब 16वीं शताब्दी में जब यहाँ पर मन का अध्ययन कहा गया, उस समय इन दोनों शब्दों के बीच में बड़ा घालमेल था। एक्चुअल में क्लैरिटी नहीं थी कि मस्तिष्क अलग चीज है और मन अलग है। ठीक है, तो ये इस घालमेल में धीरे धीरे एक अंतर होना शुरू हुआ। आगे जो लोग आए, थोड़ी थोड़ी साइंस भी आगे बढ़ी। ठीक है, मेडिकल साइंस आगे बढ़ी, तो बोले भाई ये जो होता है, जो सारे काम करता है, ये तो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, मन तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेचारे बोले हम आत्मा से तो आए थे मन पर, कि आत्मा का कुछ नहीं मिल रहा फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो हम मन को खोज लेते हैं। बट अब तो ये कह दिया गया कि मन की भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसको छोड़ा था, उन्हें किसको छोड़ना पड़ा, इसको भी छोड़ना पड़ा। तब जाकर के इसको कन्वर्ट किया गया किसमें, बिल्कुल स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस में, चेतना के अध्ययन में। अब देखो, ये जो दो स्टडी हमने पढ़ी कि स्टडी ऑफ सोल यानी आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान को कहा गया, और स्टडी ऑफ माइंड यानी मन का अध्ययन कहा गया। तक मनोविज्ञान क्या था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा था। ठीक है, लेकिन एक समय आया जब ये कहा गया या ये स्वीकारा गया कि अब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा नहीं होगा। होता है ना कई बार, भाई आपको पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है, बेटा कह रहा है भाई पिताजी अब आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसे ही साइकोलॉजी ने किया, भाई अब हम आपके अंडर नहीं चलेंगे, हम अपना अलग चलाएंगे, अपनी गृहस्थी अलग बसाएंगे। ठीक है, कंडीशंस जो भी है, सिचुएशंस जो भी है, बोले हम तो वैज्ञानिक रूप से काम करेंगे, आप वैज्ञानिक रूप से काम ही नहीं करते हो। ठीक है, आप तो पता नहीं क्या फिलॉसफी अलग मत, इसका मत, ये वो, कोई तो तथ्य के साथ प्रमाण के साथ बातें ही नहीं करते हो। हम तो बिल्कुल साइंटिफिकली काम करेंगे, हम अब एक अलग विषय के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो फाइनली ये वो स्टेज है, ये वो हम कहें इसको तीसरी अवस्था कही जाती है मनोविज्ञान की, जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होके एक स्वतंत्र विषय बन गया। और ईयर माना जाता है लैंडमार्क ईयर 1879 को। ठीक है, 1879 वो ईयर था जब विल्हेम वुंट ने, एक नाम है विल्हेम वुंट, जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक हुए ये, इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है, और विल्हेम वुंट ने ये कहा या ये कार्य उन्होंने किया कि हम अब एक स्वतंत्र विषय के रूप में संचालित होंगे, हम दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाता है साइकोलॉजी की हिस्ट्री में कि यही वो समय था जब मनोविज्ञान अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आया, जब मनोविज्ञान में प्रयोगों की शुरुआत हुई। अब देखो, लैब बना रहे हैं, प्रयोगशाला बना रहे हैं, तो प्रयोग तो करेंगे ही ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यही वो साल था, ये वो ईयर था जब से इन्होंने प्रयोग करना शुरू किए, यानी एक वैज्ञानिक दर्जे की ओर आगे बढ़ने लगे, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में आगे बढ़ना शुरू हुए। ठीक है, अब चेतना शब्द को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिखने की टेंशन मत लेना, लिखेंगे सब, अभी पहले समझ लो चीजों को। ठीक है, चेतना या कॉन्शियसनेस जो शब्द है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चेतना जो हम शब्द सुनते हैं, तो चेतन, चेतना से संबंधित है। ठीक है, हम जागृत अवस्था से चेतना को समझ सकते हैं, जैसे अभी आप सभी जागृत हो कि नहीं हो, सब जग रहे हो, नींद आ रही है किसी को नहीं? ठीक है, तो हम जागृत अवस्था से जोड़ सकते हैं चेतना को, हम जगे हुए हैं यानी हम अपने कॉन्शियस में हैं, हम अपने चेतन अवस्था में हैं। अब जो इनका विचार था, किसका, विल्हेम वुंट का, और एक और मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स। ठीक है, उनका विचार ये था कि हम मनोविज्ञान में सिर्फ जागृत अवस्था का ही अध्ययन करेंगे, जब व्यक्ति अपने चेतन में होता है उनका ही अध्ययन करेंगे। आप कब अपने चेतन में नहीं होते हो, कब जागृत नहीं हो, किस किस समय पे लाइफ में आदमी जागृत नहीं होता है, सोचो। एक तो सो रहे हैं, ठीक है, तब हम जागृत नहीं हैं। ठीक है, दूसरा इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन है जब हम जागृत नहीं होते? क्या अर्धचेतना क्या होती है? अभी बिल्कुल साइकोलॉजी का वो यूज मत करो, कॉमन आदमी की तरह। भाई एक तो सो रहे हैं, तब एक मौत के बाद में
आफ्टर डेथ तो चेतना हो ही नहीं सकती है किसी भी प्रकार की। एक कोई आदमी बेहोशी में कोमा में चला जाता है बीमारी के कारण, ठीक है, कि ऐसे मैं पढ़ाते पढ़ाते चक्कर खाऊं, तुम बोलो मैडम बेहोश हो गई और मुझे पता ही नहीं चले, मुझे 2 जने उठा करके 2 जनों से उठूंगी नहीं, 4 जने उठा करके ले जाए मुझे, ठीक है, और तो मुझे पता चले अच्छा अच्छा ऐसा भी हुआ था, उस समय मैं अपनी जागृत अवस्था में नहीं थी, ठीक है। तो सामान्य रूप से हम कहें तो आपकी नींद में, सपनों में आप आपकी जागृत अवस्था में नहीं हो, ठीक है। आप कोई बेहोशी कोमा की स्थिति में बीमार होकर कोमा में चला गया कोई आदमी तब नहीं है, और मृत्यु के बाद अपनी जागृत अवस्था में नहीं है। तो बोले इसके अलावा, इन सिचुएशंस के अलावा आदमी हमेशा कब होता है, अपने चेतन में होता है, तो हम व्यक्ति की चेतना का अध्ययन करेंगे, ठीक है। बोले बहुत अच्छी बात है, बाकी सब तो हम चेतन में करते हैं, हम बातचीत कर रहे हैं तो चेतन में कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं चेतन में कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई इंजीनियर अपना काम कर रहा है, टीचर अपना काम कर रहा है, अकाउंटेंट अपना काम, तरह तरह के सब अलग काम कर रहे हैं, सब किस अवस्था में कर रहे हैं, चेतन अवस्था में कर रहे हैं, ठीक है। तो बोला गया यही रहेगा, हम तो चेतना का अध्ययन करेंगे, नींदों में सपनों में क्या होता है हमको लेना देना नहीं है। लेकिन ये काम अच्छा खासा आगे चल रहा था, बोले चेतना का अध्ययन कर रहे हैं, तभी एक व्यक्ति ने अपना काम दिखाया, वो व्यक्ति थे सिगमंड फ्रॉयड। ये एक बहुत फेमस नाम है साइकोलॉजी का, या हम कहें कि कई जगह तो साइकोलॉजी यानी सिगमंड फ्रॉयड इतना भी कहा जाता है। जो नॉन साइकोलॉजी लोग हैं वो साइकोलॉजी के नाम पर, जैसे थोड़े स्कॉलर्स जो पढ़े लिखे वाले लोग अच्छे वाले होते हैं, तो साइकोलॉजी के नाम पे सिगमंड फ्रॉयड का नाम तो जरूर जानते हैं, ठीक है। तो इन व्यक्ति ने, ये सिगमंड फ्रॉयड जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थे, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट जिसको हिंदी में मनश्चिकित्सक कहते हैं, तो उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्ड लोगों को स्टडी करना, उनका ट्रीटमेंट करना, यानी जो मनोवैज्ञानिक रूप से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, किसी विकार या रोग से ग्रसित हैं, उन लोगों का अध्ययन करना, उनका उपचार करना, ये कार्य करते थे कौन, सिगमंड फ्रॉयड, ठीक है। इन्होंने अपना कार्य सामने लाया, वास्तव में उस कार्य को डिटेल में हमें आगे पढ़ना है, अभी सिर्फ हम इतना सा पढ़ें कि एक किताब थी इनकी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये नाम से एक किताब प्रकाशित हुई। इस किताब में उन्होंने पूरा सपनों के बारे में लिखा, ठीक है, कि सपने जो हमको रात को आते हैं सबको, अरे थोड़े बहुत तो आते ही होंगे, याद कभी कभी रहते हैं, हमेशा नहीं रहते, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा आदमी हो जिसको कभी सपना ही ना आया हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। किसी को कम आते हैं, किसी को ज़्यादा आते हैं, किसी को ज़्यादा याद रहते हैं, किसी को कम याद रहते हैं, किसी को अच्छे ही अच्छे आते हैं, किसी को बुरे ही बुरे आते हैं, ठीक है। लेकिन हम सबका आमना सामना सपनों से हो रखा है। इन्होंने इस किताब में सिर्फ सपनों या ड्रीम्स के बारे में लिखा कि किस प्रकार के सपने किस प्रकार का प्रभाव हमारे व्यवहार से डालते हैं, या हमारे आंतरिक जो विचारों की प्रक्रिया है उसको कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब वास्तव में इन्होंने एक विचार दिया कि भाई ये एक ही स्थिति नहीं होती है चेतन की, हमारी 3 मानसिक स्थितियां हो सकती हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, ठीक है। ये बात किसने बताई, सिगमंड फ्रॉयड ने। बोले ये ऐसा नहीं कि भाई हम या तो चेतन हैं या चेतन नहीं है, बोले ये 3 स्थितियां हो सकती है, या तो हम चेतन में हैं, या हम अवचेतन की बात कर सकते हैं, या किसकी बात कर सकते हैं, अचेतन की। ये तीनों हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी इतना सा समझो कि इन सब में से सिगमंड फ्रॉयड कह रहे थे कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, अचेतन। और इन सपनों का, ड्रीम्स का कनेक्शन किससे कर रहे थे, अचेतन से। और इस पर किताब भी लिख दी उन्होंने, और ये किताब बड़ी फेमस हुई, बहुत फेमस हुई। तब ये माना जाता है कि उस समय पर वर्ल्ड की बेस्ट सेलर किताब बन गई 1900 में, ठीक है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ साइकोलॉजी वाले पढ़ते, जनरल आदमी पढ़ रहा था इस किताब को, कॉमनली जो भी पढ़ने के शौकीन होते हैं, नॉवेल्स वगैरह लोग पढ़ते हैं खूब, ठीक है। तो लोगों ने इस किताब को खूब पढ़ा और सराहा भी, लोग कनेक्ट कर पा रहे थे इस किताब से कि हाँ यार ऐसा होता तो है, सपने में ऐसा आता तो है अपने, बोले ऐसा सपना आता है तो इसका मतलब आपके अचेतन में ये बात चल रही है। इस तरीके से ये किताब इन्होंने लिखी थी। तो लोग बड़े प्रभावित हुए पूरी दुनिया में, सिगमंड फ्रॉयड हो गया। अब बोले कि तुम तो सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हो, चेतना पे। ये आदमी तो कह रहा है कि इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट ही कौन सा है, अचेतन है। बोले उन्होंने तो प्रपोर्शन भी बता दिया कि ऑल ओवर हमारे मानसिक स्थिति में 90% मन हमारा किस स्थिति में है, अचेतन में है, ठीक है। बोले तुम तो 10% पे भी फोकस कर रहे हो, और वास्तव में ये आदमी तो इस 90% की बात करना है। और क्योंकि ये डॉक्टर साहब थे, ठीक है, साइकेट्रिस्ट थे यानी डॉक्टर थे, तो डॉक्टर साहब की बातों को हमेशा तवज्जो मिलती है, ये दुनिया का रूल रहा है हमेशा से, ठीक है। तो इनकी बात को तवज्जो ज़्यादा मिली। ये तो एकेडमिक्स में थे, विल्हेम वोंट हमारी तरह एकेडमिक्स में थे, वोंट हो गए, टिचनर हो गए, विलियम जेम्स, सबके नाम हम लिखेंगे। ये साइकोलॉजिस्ट थे लेकिन एकेडमिक्स में थे, पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे, किताबें लिखते थे। इन्होंने ये क्लिनिक वाला काम किया नहीं, इन्होंने क्लिनिक वाला काम किया। साइकेट्रिस्ट थे, केस देखते थे, उन सारे केसेस की स्टडी करते थे, और तब जाकर के ये कह रहे कि भाई अचेतन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनका ये जो विचार था चेतना का अध्ययन, ये लड़खड़ा गया। लोग बोले कि भाई तुम गलत कर रहे हो, अपने आप को चेक करो, कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है। ये डॉक्टर साहब की बात देखो क्या कह रहे हैं, अचेतन महत्व रखता है, 90% तो ये चीज़ है, तुम क्या 10% पे लगे हुए हो। तब जाकर के पुनः मनोविज्ञान में एक बदलाव हुआ, और फिर मनोविज्ञान को कहा गया व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विज्ञान। तो फाइनली जो ये पूरी सीक्वेंस है ये आपको याद रखनी है कि सबसे पहले जब मनोविज्ञान शुरू हुआ दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, ये क्या था, आत्मा का अध्ययन, ठीक है। फिर इसे, क्योंकि आत्मा के बारे में कुछ भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, उसके अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, कुछ दार्शनिकों ने इसे क्या बना दिया, मन का अध्ययन। लेकिन फिर लंबे समय तक मन को भी निष्कासित कर दिया गया मनोविज्ञान से, क्योंकि मन के भी कोई प्रमाणिक तथ्य प्राप्त नहीं हुए। तब इसको बनाया गया चेतना का अध्ययन, और ये कार्य करने के साथ ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया, एक स्वतंत्र विषय बना दिया गया। और चेतना का अध्ययन के मामले में कई सारे कार्य हुए, जैसे कि 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई, और भी कुछ चीज़ें हुई। एक किताब प्रकाशित हुई, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, लिखेंगे हम उसका नाम, वो भी बड़ी प्रसिद्ध हुई। लेकिन ये सब चल ही रहा था कि अचानक से कौन आए, सिगमंड फ्रॉयड, और इन्होंने कह दिया कि भैया चेतन से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अचेतन है। और अपनी किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में सपनों के बारे में बहुत कुछ लिखा और बहुत महत्व दिया उस चीज़ को, जबकि इन्होंने तो शामिल ही नहीं किया था सपनों को। भाई नींद को तो ये पढ़ेंगे ही नहीं, बोले वो तो जागृत अवस्था नहीं है, तो वो इन्होंने तो सपनों को अपने अध्ययन में शामिल ही नहीं किया था। तो एक झटका लगा चेतना के अध्ययन वाली विचारधारा को, और एक पुनः परिवर्तन की जो उम्मीद है वो जगी, और उस परिवर्तन के साथ ही फाइनली मनोविज्ञान को बनाया गया व्यवहार का अध्ययन। इसकी चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे। इतनी सारी सी जो छोटी सी कहानी है इसको पहले लिख लो, ठीक है। हाँ बेटा, हेडिंग डाल दो, मनोविज्ञान का परिचय। मनोविज्ञान की शुरुआत दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में
एक शाखा के रूप में हुई प्रसिद्ध दार्शनिकों अरस्तु, सुकरात, प्रसिद्ध दार्शनिकों अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेमोक्रिटस आदि द्वारा, चारों नाम लिखे हैं, देख के लिख लो। प्रसिद्ध दार्शनिकों अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेमोक्रिटस आदि द्वारा आत्मा के अध्ययन हेतु दर्शन शास्त्र की साइकोलॉजी नामक शाखा, दर्शन शास्त्र की साइकोलॉजी नामक शाखा, साइकोलॉजी इंग्लिश में ही लिख लो, दर्शन शास्त्र की साइकोलॉजी नामक शाखा शुरू की गई। लाइन चेंज करके लिखो। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगोस से मिलकर बना है। यहाँ साइकी का अर्थ है सोल या आत्मा, तथा लोगोस का अर्थ है स्टडी या अध्ययन, तथा लोगोस का अर्थ है स्टडी या अध्ययन। लाइन चेंज करो। समय के साथ मनोविज्ञान में कई परिवर्तन हुए और यह विषय एक स्वतंत्र रूप में आगे बढ़ा। मनोविज्ञान के विकास की चार अवस्थाएं मानी जाती हैं।